हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है गाइडेंस एवं काउंसलिंग, उनसे रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको 3 वीडियोस दिए जा चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर्स कवर किए कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट से हमारे आप देख सकते हैं उनको भी। और इस वीडियो में मैंने आपको 4, 5, 6 चैप्टर्स को बताया है। हर एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। कहीं कन्फ्यूजन होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, मतलब इसमें जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे, जो भी डेफिनेशंस आएंगी, जो भी एयर्स आएंगे, जो भी टाइप्स आएंगे, हर एक चीज़ के बारे में मैंने बताया है। क्योंकि पिछले जो 2 एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस किया है और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर चीज़ें हाईलाइटेड करी हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि पता नहीं मैम आए या ना आए। तो हर एक चीज़ आपको अपना देना है पूरा 100%, और फिर तो आपका जब आप मेहनत करेंगे तो फिर मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। तो फिर उसके बाद भी आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम का पेज नीचे मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगता है, और मैंने इसमें जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, वो ट्रिक्स से बताती हूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे जब भी वीडियो मैं लाऊं तो आपको ट्रिक्स के साथ में जो स्टेटमेंट्स हैं वो बताऊं, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, एग्जाम में आप भूल ना पाएँ। ट्रिक थोड़ी स्टूपिड सी होती हैं, लेकिन ये है कि आपको याद हो जाए। अब चाहे स्टूपिड हो चाहे जैसा भी हो, बस आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में बस एग्जाम पेपर आपको बहुत अच्छा करके आना है। बस मेरा मोटिव तो यही है, आप तक ये डेफिनेशंस को ट्रिक्स के वाइज बताना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो 4th चैप्टर है उसमें जो काउंसलिंग है, उसकी मीनिंग है, उसका नेचर है, उसका स्कोप है, उसके एम्स है, उसके प्रिंसिपल है, उसकी इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले परामर्श का अर्थ पूछा जाएगा, मतलब इसके जो मीनिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निर्देशन और परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सभी को पता है गाइडेंस एवं काउंसलिंग जब हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं, मतलब कि अगर इन दोनों मतलब एक दूसरे से ये अलग हो जाए तो कुछ भी नहीं है इनका वजूद। परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। समझ आया? जो परामर्श है, परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला है, जिसको हम बोलते हैं परामर्श प्रार्थी, ये होता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले, परामर्श प्रार्थी जिनको बोलते हैं, इनकी समस्या को समझने का प्रयास करता है। हमें इतना इनफ है परामर्श के बारे में जानना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब जब आते हैं स्टेटमेंट्स की बात, डेफिनेशन की बात, कि मतलब किस विद्वान ने कौन सी स्टेटमेंट दी है काउंसलिंग के बारे में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जॉन्स जो हैं ये क्या कहते हैं कि जो साक्षात्कार है इसके समान परामर्श के में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। मतलब जो जोन्स हैं उन्होंने जो साक्षात्कार है उसके सामने मतलब परामर्श को जो बताया है वो ये स्टेटमेंट के द्वारा परामर्श को डिफाइन किया है। ओके, अब जॉन्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जॉन है, मतलब जॉन, मैंने आपको बताया था कि जान से रिलेटेड जॉन्स का नाम ही रखिए, मतलब आपके मम्मी पापा आपकी जान होंगे, है ना। तो क्या होता है कि आप जब भी प्यार बहुत आता है मम्मी पापा पे तो आप हक करते हैं, आता है। तो देखिए लिखा हुआ है व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क। अब जब हक करेंगे तो एक संपर्क आ जाता है ना, तो बस वही चीज़ आप याद कर लीजिए। आपकी जान आपके मम्मी पापा हैं, आप उनको हक किए हुए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क, आमने सामने आते हैं हक करने के लिए। तो जो जॉन है उनके अनुसार ये डेफिनेशन दी गई। आप एक बार इमेजिन करिएगा जरूर से, तब आपको याद हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, और ये आप बताइएगा और इसके लिए फिर रिव्यू आप दीजिएगा भी कमेंट बॉक्स में कि ट्रिक अच्छी है या नहीं। फिर लिखा हुआ है कि वो जो वेबस्टर हैं, वेबस्टर क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला है परामर्श के बारे में, पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय। अब ये देखिए इसमें इन्होंने परामर्श के बारे में बताया। अब इसके लिए अगर आप ट्रिक एक लगाना चाहें तो क्या हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शायद स्टूपिड से आपको ये ट्रिक लगे लेकिन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है वेब, इसको आप बेब कर सकते हैं, है ना, बेब कर सकते हैं। तो जब भी एक होता है ना कि लड़कियां या लड़के एक दूसरे को बेब बोलते हैं, तो जब ये बोलते हैं तो आस पड़ोसी अगर देखते तो बोलते हैं कि मतलब ये लैंग्वेज क्या हो गई। तो एक तरह से तर्क वितर्क होना शुरू हो जाता है कि ये क्या है, मतलब या तो फिर कोई ऐसी लड़की है जो बोलती है अरे मुझे बेब मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, या फिर कोई लड़का हो गया। तो बस एक होता है तर्क वितर्क होता है, पारस्परिक तर्क वितर्क हो जाता है, या फिर विचार जो होते हैं उनका पारस्परिक विनिमय हो जाता है। तो इस हिसाब से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, वरना कोई भी फोर्सफुली आपको नहीं बोल रहा है कि याद करें।
फिर लिखा हुआ है बॉर्डिन। बॉर्डिन ने क्या बोला कि परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। जो बॉर्डिन है उन्होंने कहा। अब बॉर्डिन को आप बोर्ड बोल सकते हैं, बोर्ड जिस पे लिखा जाता है। तो जब भी आप बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो परामर्श साक्षात्कार मतलब आप किसी से परामर्श लेते हैं कि इसमें हमें किस हिसाब से इसको डेकोरेट करना चाहिए या फिर हमें इस पे क्या लिखना चाहिए। तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया करते हैं। तो उसमें ये प्रक्रिया मतलब बोला ये प्रक्रिया है परामर्श। तो इसमें क्या, जैसे आप जब बोर्ड पे आप लिखते हैं तो आप किसी से पूछते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो समाधान भी तो सामने वाला करता है ना। तो बस वही चीज़ आप ये रिलेट करके अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, ये डेफिनेशन बॉर्डिन ने दी। अब हम्फी और ट्रैक्सलर ने क्या कहा। ट्रैक्सलर, जैसा अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रैक्सलर को मैंने राह हटाने के लिए बोला था, टैक्स बोला था कि इसको टैक्स रखिएगा। तो परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला उपयोग है। परामर्श के बारे में इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब देखिए यहाँ पे हम्फी और ट्रैक्सलर ये बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड है। ट्रैक्सलर का अगर हम ट्रा का रा हटा दें तो हमारा टैक्स बन जाएगा। तो देखिए जो इनके जब मतलब आपको ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना, मतलब निगेटिव वे में नहीं लेना है, एक आपको याद करना है, बस उस वे में लेना है और कुछ भी। जैसे संस्था के जो कर्मचारी लोग होते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। ठीक, देखिए लिखा हुआ जो वो सेवा करते हैं उनके लिए, उस सेवा के लिए टैक्स लिया जाता है। इस हिसाब से आप इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं अगर आपको सही लग रही है तो। अब रॉबिन्सन ने क्या कह दिया। रॉबिन्सन ने कहा कि परामर्श में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त करता है। परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध रहता है, एक परामर्शदाता होता है और एक परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्शदाता जो परामर्श देता है, परामर्श प्रार्थी मतलब जो परामर्श लेता है। रॉबिन एक लड़का है। रॉबिन एक लड़का अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, वो फेल हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि अब देखिए, अब जब फेल हो जाएगा तो बहुत तरह की परिस्थितियां उसके सामने आएंगी। मम्मी गुस्सा है, पापा गुस्सा है, घर वाले गुस्सा है, सामने जाएगा, स्कूल जाएगा तो वहाँ पे भी बड़ी दिक्कत होगी। बट फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो वातावरण चल रहा होता है उसमें वो अपने आप को क्या कर लेता है, वो अपने आप को उसी में समायोजित कर लेता है, मतलब उसी में ढल जाता है। तो इस हिसाब से याद कर लीजिए कि वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता करता है और हर परिस्थितियों में वो ढल जाता है। मतलब उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब वो फेल हो जाता है, बट वो हर एक परिस्थितियों में फिर रह जाता है और जो वातावरण आता है उसमें वो ढल जाता है, अपने आप को उसमें ढाल लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर याद हो जाए तो याद कर लीजिए। अब मायर्स क्या है। मायर्स ने क्या बोला कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। मायर्स का या हटा दें तो माँ बच जाता है। माँ हमारी क्या सिखाती हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डिस्कशन कर लीजिए। दो व्यक्तियों का संपर्क, अगर नहीं समझ आता है तो अपने भाई से पूछ लो, अपनी बहन से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। मतलब जिसमें एक अब जब पूछोगे तो एक जो दूसरा बताएगा तो एक तरह से सहायता ही हो जाएगी ना। तो हमारी माँ क्या सिखाती कि अगर समझ नहीं आता है तो दूसरों से पूछना चाहिए, जरूर से पूछे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमारी सहायता करता है। तो इस हिसाब से इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। लिखा हुआ जो परामर्श है ये मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच होता है, सबको पता है, जिसके द्वारा एक मतलब जो देता है परामर्श और एक जो समझता है परामर्श को, जो लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि परामर्श के संबंध में निम्नलिखित 3 तथ्य निकाले गए हैं। कौन कौन से। परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। परामर्श के कार्य के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं परामर्श से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम इसकी विशेषताओं पे। विशेषताओं में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान करने में हेल्प दी जाती है। परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हों तो उसे हम परामर्श नहीं कह सकते हैं। परामर्श क्या होता है, परामर्श या तो एक देगा या तो एक लेगा, मतलब 2 लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित होएगा। बट यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 2 से अधिक होता है तो वहां पर परामर्श की कंडीशन नहीं होती है। फिर लिखा है परामर्श सलाह देना नहीं है और ना ही परामर्श दाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना। निर्णय को तो वह स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है। एक ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी।
फिर लिखा हुआ है जो परामर्श है इसकी प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता देता है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एम्स क्या हैं। परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, अतः उन सब का वर्णन करना कठिन है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने कुछ परामर्श के उद्देश्य कुछ तरह से बताए हैं। हम एक बार पढ़ते हैं। जो रॉबर्ट है, इन्होंने क्या बताया। रॉबर्ट, सबसे पहले आप याद कर लीजिए, जो रॉबर्ट हैं, रॉबर्ट बहुत परेशान रहते हैं मतलब चीज़ों को लेकर के। जैसा मैंने आपको एक पिछले वाले वीडियो में आपको बताया, थर्ड चैप्टर में, जब फोर्थ वाला जो हमारा पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया रॉबर्ट के बारे में। तो वो काफ़ी समस्या में रहते हैं। तो लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना चाहिए। रॉबर्ट बहुत अब स्ट्रांग हो गए हैं, तो उन्होंने लिखा है कि समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना के बनाने में उनको हेल्प करनी चाहिए। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए और व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करनी चाहिए और व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना चाहिए और व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देनी चाहिए। हार्डी ने क्या कहा? हार्डी ने भी ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तीनों स्टेटमेंट से अगर एक स्टेटमेंट पूछ लिया गया तब प्रॉब्लम हो जाएगी, बस इस वजह से आपको बताना पड़ रहा है। ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोणों, कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, पारिवारिक जीवन, व्यवसाय और नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करना। अब देखिए, थट और गैरविरिच ने क्या कह दिया। इन्होंने बोला कि परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। ये किसने कहा? ये थट और गैरविरिच ने कहा। थट मतलब छत, इस हिसाब से आप याद कर लीजिए कि जब भी समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान करने के लिए हम दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, हम उनको बताते हैं कि किस तरह से समाधान करना चाहिए। ठीक। अब लिखा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, इसने क्या कहा है परामर्श के बारे में, परामर्श के उद्देश्यों को किस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसमें बताया गया है कि जो परामर्श प्रार्थी है इसके द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों और आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति करनी चाहिए। अब देखिए अमेरिकन लोग कैसे होते हैं, आप ऐसे याद करिए अमेरिकन लोग कैसे होते हैं। तो उनका जैसे, अब देखिए थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। लिखा है व्यक्तिक भिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार और वैवाहिक संबंधी के क्षेत्र में उनका नियता। मतलब देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर आपको सामने वाला पसंद आ गया तो आपकी शादी उससे हो जाती है, बट यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है। तो अब वैवाहिक और रोजगार से, अब वहाँ पे ज़्यादा रोजगार की भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रोजगार यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमारे इंडिया में ज़्यादा दिक्कत होती है, अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जितनी यहाँ पे है। ठीक है, इस हिसाब से देख ले, समुदाय की भी वहाँ पे इतना कुछ नहीं है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए तो अमेरिका का अगर हम रिलेशन इससे करें तो अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ जरूर से लगा के आइएगा। ओके, ये पढ़ लीजिए। परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्क संगत सामंजस्य की प्राप्ति। अब देखिए अमेरिकन लोग अगर हमारे यहाँ आ जाएंगे तो सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक उनको दिक्कत होएगी, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत होएगी। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होएगा तो तर्क संगत, जैसे अगर नहीं उनको समझ आया तो वो कुछ बोल भी देंगे, तो तर्क वितर्क हो सकता है। इस हिसाब से रिलेट करके याद कर लीजिए आप। अब लिखा हुआ है कि जो परामर्श है, परामर्श का लक्ष्य व्यक्ति को अपने संबंधों में सही मूल्यांकन प्राप्त करना है। परामर्श का अर्थ क्या है? लक्ष्य व्यक्ति को अपने संबंधों में सही मूल्यांकन प्राप्त करना है। अब देखिए परामर्श जो है इसके मूल सिद्धांत, परामर्श के मूल सिद्धांत यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं। कौन कौन से? स्वीकृत, व्यक्ति के लिए आदर भाव, फिर है आशा, फिर है सीखना, फिर है परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना। देखिए आप लोगों के लिए जो भी हमें इजी लगता है कि आपको किस तरह से, जिस तरीके से कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवाऊं, तो मुझे जो भी ट्रिक सही लगती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप प्लीज़ मतलब बिल्कुल उस तरह से मत लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बताती हूँ कि आपको वो चीज़ याद हो जाए, बस आप एग्जाम में बिल्कुल भूले ना। अगर पूछा जाए तो आप कुछ ना कुछ रिलेट करके आए, मतलब रिलेट करके वहाँ पे लिख के आए या फिर मतलब टिक करके आए, ऑप्शनल है तो टिक करके आए। ठीक है, तो बस यही है कि हमारा मोटिव ये रहता है कि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको ट्रिक्स ऐसे ऐसे बताते हैं। फिर लिखा हुआ है आशा, फिर सीखना, फिर परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना। ये इसके 5 मूल सिद्धांत हैं, इनको आप याद रख सकते हैं।
फिर लिखा हुआ है कि परामर्श क्या है। परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श में निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। परामर्श को निर्देशनवादी जो होते हैं, जो निर्देशन देते हैं, उनका हार्ट बोला जाता है, हृदय कहा जाता है। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो क्या बोलेंगे कि यदि समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है तो परामर्श उसका हृदय है। परामर्श के बिना निर्देशन कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है निर्देशन एवं परामर्श, तो आप समझ ही पा रहे होंगे। बालक के व्यक्तिक, बौद्धिक, भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यवसायिक रूप से अत्यंत जटिल हो गया है ये, जिसके कारण परामर्श का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, हम इसकी आवश्यकता में एक पॉइंट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं ये पढ़ूंगी कि परामर्श के बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। जैसा आपको बताया कि एक ही चट्टी बट्टी के दो पहलू हैं, मतलब एक ही थाली के दो, क्या बोलते हैं मुझे तो याद भी नहीं है, हाँ जो भी होता होगा, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बिना ये पहला नहीं रह सकता, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है। ठीक है, तो इनके अगर एक नहीं होगा तो काम संपन्न नहीं होगा, अगर दूसरा वाला नहीं होगा तो काम संपन्न नहीं होगा। बस वही चीजें लिखा हुआ है कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता अगर परामर्श है और अगर उसमें निर्देशन नहीं है तो। अब देखिए, इसमें रॉबिन्सन ने क्या कहा है। रॉबिन्सन ने कहा है कि परामर्श में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित है। देखिए, वही सारी चीजें आ गई जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है बॉर्डिन और रॉबिन्सन के बारे में। बॉर्डिन क्या करते थे, बॉर्डिन परामर्श जब बोर्ड पे वो आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, किसी से समस्या हो जाती है तो समाधान लेते हैं, मतलब किसी से हेल्प लेते हैं, परामर्श साक्षात्कार से लेते हैं हेल्प, उनसे पूछते हैं। और रॉबिन्सन क्या है, रॉबिन्सन बच्चा जो फेल हो गया है वो अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करता है, उसके अनुकूल रखता है। अब इसमें एक नया पॉइंट आया है, इजी वेद नायगम। इजी वेद नायगम क्या कहते हैं कि परामर्श लेने और देने वाले के बीच में एक ऐसा आपसी विश्वासपूर्ण, गोपनीय और सुरक्षित संबंध है जिसमें परामर्श लेने वाला परामर्श देने वाले के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बिना किसी झिझक के या डर के चर्चा कर देता है, अपने उद्देश्यों को सामने रखता है और फिर उपयुक्त विचार विमर्श के द्वारा सामाजिक कौशल अर्जित कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, वेद नायगम लिखा हुआ है। तो आप वेद से तो अच्छे से रूबरू होंगे, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो वेद क्या होता है, वेद में विश्वास, पूर्ण, गोपनीयता, सुरक्षित, ये सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी ना वेद पुराणों में, है ना। तो बस इस हिसाब से आप रिलेट करके अगर आपको ठीक लग रहा है तो याद कर लीजिए, उसमें विश्वास, पूर्ण, गोपनीय और सुरक्षित बातें लिखी होती हैं। देखिए, अब जो छात्रों के लिए परामर्श की आवश्यकता बताई गई है, इसमें हार्डी और ब्लूम जो है इनके अनुरूप क्या बोला गया है। हार्डी और ब्लूम और अन्य विद्वानों ने स्कूलों में इसके महत्व को स्वीकार किया है। परामर्श के बिना निर्देशन कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है, ये आप सभी को पता है, जैसा कि उतनी देर से आपको बता भी रही हूं मैं। अब लिखा हुआ है परामर्श का निर्देशन में महत्व। निर्देशन की प्रक्रिया में परामर्श का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किशोरावस्था में भावी जीवन को व्यवस्थित करने संबंधी सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस काल को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, जो किशोरावस्था होता है। इस काल में स्वसमंजन, परिवार समंजन, इसके जो प्रश्न होते हैं उनका हल परामर्श से ही किया जा सकता है। तो ये चीज आप इससे रिलेटेड याद कर सकते हैं। अब आती है परामर्श प्रक्रिया। परामर्श प्रक्रिया में क्या है, परामर्श प्रक्रिया में परामर्श से संबंधित कारकों का निश्चित क्रम में घटित होना शामिल होता है। यह प्रक्रिया संक्षिप्त 1 सप्ताह में 4 या फिर 5 सत्र, हर एक सत्र लगभग 30 मिनट का होता है, और अथवा 1 महीने का भी हो सकता है। कोई मतलब टाइम इसका बिल्कुल ड्यूरेशन इसका परफेक्ट नहीं है कि इस टाइम में इतना होगा। तो प्रक्रिया में परामर्श से संबंधित कारकों का निश्चित क्रम में घटित होना शामिल होता है। इसका टाइम भी आप याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टिक करके आ जाइएगा। अब लिखा हुआ है कि परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है, सबको पता है। यदि समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है, परामर्श उसका हृदय है। परामर्श के बिना निर्देशन कार्य हो ही नहीं सकता, आपको पता है। यह भी बताया कि जो परामर्श शब्द है ये 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, मतलब परामर्श 2 व्यक्तियों के बीच होता है। परामर्श निर्देशन कार्य का एक अंग होता है। परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का केवल एक अंग मात्र नहीं, एकमात्र अंग है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसे निर्देशन की एक विधि कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परामर्श है, परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, बट जो निर्देशन होता है, इसमें डिफरेंस बताया गया है, बट जो निर्देशन होता है ये कई व्यक्तियों से रिलेटेड होता है। परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, बट निर्देशन जो उसमें आप अन्य लोग, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याओं को सुन सकते हैं।
परामर्श जो होता है इसकी प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया बहुत अधिक व्यापक है, क्योंकि निर्देशन में परामर्श शामिल रहता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए। तो एक अच्छे परामर्शदाता में किसी एक गुण या विशेषता का समावेश ना होकर अनेक गुणों और विशेषताओं का समावेश होता है। एक परामर्शदाता के गुणों और विशेषताओं के बारे में जो हार्डी महोदय हैं उन्होंने कहा है। हार्डी बहुत एक हार्ड इंसान, मतलब बिल्कुल जो भी काम करते थे बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट करते थे, बहुत हार्ड एक होता है ना, एक हार्ड पर्सन होता है कि वो बहुत हर एक काम को बिल्कुल निश्चित तरीके से करेगा, हर एक चीज़ ऐसे करेगा, है ना। बस वैसे ही याद करिए कि यदि कोई व्यक्ति उन विशेषताओं की सूची तैयार करे जिनका परामर्शदाता में होना आवश्यक है, तो सूची सर्वोत्तम गुणों के संग्रह के समान हो सकती है। हार्डी, अच्छा आप इसको हार्ड कॉपी करके याद कर लीजिए। हार्ड कॉपी आपको पता है ना, हार्ड कॉपी लगती है। तो यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे विशेषताओं की सूची, मतलब विशेषताओं की सूची जो होती है उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो बस वही आप रिलेट करके अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिए। आप देखिए केलर के अनुसार परामर्शदाता जो इनके कुछ गुण बताएं: गहरा विशिष्ट ज्ञान, साक्षात्कार, परीक्षण और नियोजन की तकनीक में कुशलता, अच्छी आधार शक्ति, विवेकशीलता और उत्साह और संवेदनशीलता, सहानुभूति। अब आते हैं यहाँ पे गहन विशिष्ट ज्ञान। केलर ने कहा कि एक परामर्शदाता की विभिन्न व्यवसायों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आवश्यक है, साथ ही उसे विभिन्न विषयों और भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए नए रोजगारों के बारे में गहन और विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। देखिए केलर से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं रोजगार, गहन, विशिष्ट। आप अगर आपको याद हो जा रहा है तो प्लीज आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिए। अब लिखा हुआ है हार्डी। देखिए हार्डी ने फिर से इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि परामर्शदाता को छात्रों से वास्तविक प्रेम और उनको परिपक्व बनाने और अधिकतम विकास करने में सहायता देने की सच्ची दिलचस्पी होनी चाहिए। हार्डी बहुत हार्ड इंसान और बहुत सच्चे इंसान थे, ऐसे याद कर लीजिए। आपको अगर इस हिसाब से याद हो पा रहा है, ये बहुत सच्चे इंसान थे जो भी बोलते, और ये बहुत प्रेमी भी थे। तो जो भी ये बोलते थे बहुत सच्चे दिल से बोलते थे, तो जो भी इनका कार्य होता तो बहुत अच्छा इनका डेवलप हो जाता था और इनके अंदर बहुत प्रेम था। आप ऐसे करके रिलेट करके आप हार्डी का नाम याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि परामर्श से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, परिभाषाएं हैं। अब देखिए ये परिभाषाएं मैंने आपको बता रखी हैं, बट एक परिभाषा नहीं बताई थी। लिखा हुआ है कार्टर बी गुड। इन्होंने क्या लिखा है कि परामर्श अकेले और व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से तत्संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। इनमें सभी तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। और भी यहाँ पे लिखा हो, बट आप इतनी अगर याद कर लेंगे तब भी इनफ है। कार्टर बी गुड ने ये बात कही है। कार्टर बी गुड जो थे ये काफ़ी, मतलब जब अब अच्छे थे इसलिए ये अकेले पड़ गए। दुनिया में काफ़ी अच्छे लोग जो होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, है ना। बस आप इस चीज़ से रिलेट करके याद कर लीजिए। अब जो जॉन्स थे, जॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो मम्मी पापा होते हैं आपके जॉन्स होते हैं और उनसे आप हक करते हैं। वेबस्टर मैंने बताया अगर आप बेब बोल दें तो तर्क वितर्क होने लग जाता है। बॉर्डन बताया आप बोर्ड पे लिखते हैं तो अगर समस्या आती है तो समाधान करने के लिए हेल्प लेते हैं। ट्रैक्सलर मैंने बताया जो भी कर्मचारी भैया लोग काम करते हैं तो उनके लिए भी टैक्स पड़ता है, उनके काम करने के लिए उनको भी टैक्स भरना पड़ता है। मायर्स, अगर ईयर्स हटा दें, माँ हमारी क्या सिखाती है, अगर समझ में ना आए तो दो व्यक्तियों से बात कर लें, भाई से पूछ लें, पापा से पूछ लें, या फिर छोटे भाई से पूछ लें, दीदी से पूछ लें। रॉबिन्सन के बारे में बताया कि रॉबिन्सन जो है, रॉबिन एक लड़का है जो फेल हो गया, जो हर परिस्थिति में उसको जाना पड़ रहा है, तो अपना वातावरण के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया। ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको उद्देश्य को बताना है। तो परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक है, अतः इनका सबका वर्णन करना बहुत कठिन है, आपको बता रखा है मैंने। तो रॉबर्ट के अनुसार ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, हार्डी के अनुसार ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, गैरविरच के अनुसार ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आप ये याद कर सकते हैं, थट मतलब छत पे आपकी योग्यता रहती है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए तो याद हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये इसको हाईलाइट किया है। अब देखिए अमेरिकन, मैंने आपको बताया, अमेरिकन को अभिप्रेरक का मतलब तो नहीं समझ आएगा, है ना। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तर्कसंगत, आप तर्कसंगत कब हो जाएगा, जब आपके परिवेश में रहेंगे, नहीं समझ आएगा तो कुछ ना कुछ पूछेंगे और आप इरिटेट होंगे, तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। रोजगार और वैवाहिक, उनके यहाँ अमेरिका में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है विवाह और रोजगार का।
अब देखिए परामर्शदाता के लिए समूह गतिशीलता का ज्ञान होना आवश्यक है, इसको स्पष्ट करना है। देखिए गतिशीलता क्या है? गतिशीलता का अर्थ गति करने की क्षमता या सामर्थ्य से है। गति करने की क्षमता या सामर्थ्य से है किसका अर्थ? गतिशीलता का। गतिशीलता जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ओके। जो इसका अर्थ है ये शक्ति से है, इसका अर्थ शक्ति होता है, ये याद रखिए। और ये जो अर्थ बताया गया गति करने की क्षमता और सामर्थ्य, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद कर लीजिए। समूह गत्यात्मक और समूह गतिकी, ये शब्द जो है इसका प्रयोग 70 सालों से किया जा रहा है। लगभग 70 वर्षों से ही इसका प्रयोग होना शुरू हो गया था। सबसे पहले इस प्रत्यय को किसने शुरू किया था? कर्ट लेविन ने। कब? 1945 में। कब किसने किया था? कर्ट लेविन ने 1945 में। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए और अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। लेविन ने क्या कहा कि इनके अनुसार इससे तात्पर्य एक छोटे समूह से होता है, मतलब एक छोटा सा ग्रुप या फिर आप बोल सकते हैं फैमिली मेंबर, ठीक है। तथा इन समूह के सदस्यों के प्रभाव से होता है तथा इन सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इससे तात्पर्य उस शक्ति का ज्ञान होता है जो किसी समूह में कार्य करता है। यह उन परिवर्तनों के क्षेत्र में होती है जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे पर बल या प्रभाव डालते हैं। अब देखिए अब हम इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले ये तो आपको याद करना पड़ेगा, गतिशील जो है ये गा से शुरू होता है, इसलिए ये ग्रीक भाषा का शब्द है, याद कर लीजिए। गा से शुरू होता है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थ क्या है? गति करने की क्षमता या सामर्थ्य से। इसका अर्थ शक्ति भी है। अब देखिए जो समूह गत्यात्मक और समूह गतिकी, समूह इसमें ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे कर्ट लेविन, आपको कर्टेंस पता है ना, तो कर्टेंस जो हमारे पर्दे होते हैं उनके बारे में तो पता ही होगा। तो कर्टेंस आपके घर पे लगा हुआ है, 1945 में लगा हुआ था, 1945 से आपका कर्टन लगा हुआ है। क्या होता है कि वहाँ पे छोटा समूह आकर के खड़ा हो जाता है, तो कर्टन के आगे आप एक समूह को खड़ा कर दीजिए। तो जब भी बात आए समूह खड़ा है मतलब अब जैसे अगर फोटो खिंचानी है तो आप कर्टन खींच दें और वहाँ पे लोगों समूह एक पूरा अपना ग्रुप खड़ा कर दें और वहाँ पे फोटो खींच लें, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे करेंगे। तो कर्ट लेविन ने क्या किया? समूह गत्यात्मक और समूह गतिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया समूह मतलब कर्टन के आगे आकर के खड़े होकर के फोटो खिंचाना। तो इन्होंने 1945। अब 45 कैसे याद करना है? देखो कर्ट मतलब देखो कर्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं, तो ये 1 हो गया, लिख लीजिए 1। अब इसी में हम 9 बना दें तो क्या हो जाएगा? कर्ट। तो ये देखिए 1 ऐसे बन जाएगा, 9 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 19 हो गया। अब हम 45 कैसे लिखें? ये तो टा बना हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो हमारा ये 4 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा जो ये ना बना हुआ है, अगर हम ना को 5 बना दें, अब ये चीज़ आप कर सकते हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ कर लीजिए, अब इस हिसाब से याद कर लीजिए। तो कर्ट लेविन ने इन दोनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बल आते हैं, जो प्रभाव भी बताया मैंने आपको। तो जो बल आते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सशक्तिशील बल और एक विघटनकारी बल। जब सदस्यों के बीच का संबंध सहयोगी होता है तो हम सशक्तिशील बल बताते हैं वहाँ पे, और जब समूह के सदस्यों के बीच संचार की कमी हो जाती है तो वहाँ विघटनकारी बल हो जाता है। तो जब इसमें संबंध सहयोगी हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? जब आपका संबंध सहयोगी होगा तो इसके अंतर्गत और भी आपकी मांग बढ़ेगी, तो बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे। तो बस इसको रिलेट करके याद कर लीजिए, जब सदस्यों के बीच का संबंध सहयोगी होता है तो समूह में ये बल होता है और इस बल के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम संतुष्टि होती है। जब समूह के सदस्यों में व्यक्ति को सामूहिक लक्ष्यों में संघर्ष होता है तो समूह के लक्ष्यों के बीच की में संचार की जो है वो कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाएगी तो यहाँ पे विघटनकारी बल हो जाएगा, और जब विघटनकारी बल हो जाएगा तो यहाँ पे सदस्यों की भी कमी हो जाएगी। तो मतलब कम से कम आवश्यकताओं की संतुष्टि यहाँ पर होएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परामर्शदाता है तो समूह गतिशीलता के ज्ञान की आवश्यकता। आधुनिक जीवन में समूह का अत्यधिक महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूह के संपर्क में रहता है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उसका, यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उसका समाजीकरण भी परिवार से ही आरंभ होता है। ओके, अब हम बढ़ेंगे नीचे।
हमारा आ गया नेक्स्ट चैप्टर 5 नंबर, परामर्श के प्रकार। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर ही लिख दिया है, परामर्श के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक निर्देशीय परामर्श, एक समन्वित परामर्श और एक अनिर्देशीय परामर्श। अब जो हमारा निर्देशीय परामर्श होता है तो उसमें क्या होता है? इसमें पूर्णतया परामर्शदाता को ही महत्व दिया जाता है। अनिर्देशित परामर्श में क्या होता है? जो हमारा परामर्श प्रार्थी मतलब परामर्श को जो ग्रहण करता है उसी को महत्व दिया जाता है। और समन्वित परामर्श जो होता है ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब इन दोनों का मिश्रण होता है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? विलियमसन जो है वो निर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक हैं। जो परामर्श प्रार्थी होता है इसमें गौड़ स्थान प्राप्त करता है। किसमें? निर्देशीय परामर्श में। और इसमें क्या होता है? जो निर्देशीय परामर्श है, अगर इसकी धारणाएं पूछी जाए तो विली एंड एंडर जो है इन्होंने निर्देशीय परामर्श की कुछ धारणाएं बताई हैं। तो परामर्शदाता अधिक योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी होने के फलस्वरूप समाधान के लिए अच्छी सलाह दे सकता है। और यहाँ पे मत पढ़िएगा ये, हाँ यहाँ पे पढ़ लीजिए कि जो निर्देशन प्रकार के चरण हैं तो विलियमसन और डाल ने इनके चरण बताए कितने? 6। कौन कौन से? संश्लेषण, विश्लेषण, निदान, फलानुमान और परामर्श प्रार्थी और अनुवर्तन। ये आपके 6 चरण, इनको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे कमियां वगैरह लिखी हुई हैं बट हमें नहीं लगता ये पूछी जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे अनिर्देशीय परामर्श। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक कार्ल रोजर्स हैं। इसमें क्या होता है? इसमें परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। और इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत या परामर्श प्रार्थी या परामर्श प्राप्तकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और परामर्श इसमें परामर्शदाता जो होता है उसको गौड़ स्थान मिलता है। और इसमें जो परामर्श प्रार्थी होता है वही ज़्यादा बोलता है क्योंकि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक। अब देखिए इसमें रोजर्स ने कई सारी बातें कही हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताना पड़ेगा ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे आता है परामर्श की प्रविधियाँ। अब हम परामर्श की प्रविधियाँ, मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें दोस्त वगैरह पूछा जाए। अगर पूछ लिया जाए तो लिख दीजिएगा, या एक टिक कर दीजिएगा। या एक धीमी प्रक्रिया है, उसमें समय अधिक लगता है। ये परामर्श स्कूलों के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि परामर्शदाता को बहुत से छात्रों की समस्याओं को देखना पड़ता है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परामर्श की प्रविधियाँ। एक मिनट, आप बैकग्राउंड वॉइस जो है उसको एक बार प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। परामर्श की प्रविधियां, परामर्श की प्रविधियां में क्या लिखा हुआ है? इसमें सबसे पहले आप मौन धारण प्रविधि है जो इसके बारे में समझे। जब उपबोधक उपबोध्य की समस्या या वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्यपूर्वक सुनता है तो उसे हम मौन धारण प्रविधि कहते हैं। ये सब बहुत कॉमन सी चीज है, सबको पता होगी। स्वीकृत प्रविधि भी है, पुनरावृत्ति प्रविधि भी है। स्वीकृत मतलब जब भी कुछ कहा जाता तो बोला जाता ना ठीक है, हाँ ओके ठीक है, हाँ ओके ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब जब भी कुछ बोला जाता है तो उसको पुनरावृत्ति मतलब उसको बार बार बोलना, ये होता है पुनरावृत्ति। स्पष्टीकरण, अगर उपबोधक अगर उपबोध से बोलता है तो अगर उसको नहीं समझ आता तो उसको स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। मान्यता प्रदान करने की प्रवृत्ति मतलब उपबोधक वार्तालाप के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक तथ्यों और विचार व्यक्त करता है और ऐसे समय उपबोधक को उसके तथ्यपूर्ण विचारों के बीच बीच में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ओके, ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल बोलते चले जाओ और फिर सामने वाला है बैठा। अब लिखा हुआ है निर्देशन और परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि की उपयोगिता। इसमें क्या है? इसमें साक्षात्कार अर्थ दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु आपसी वार्तालाप है। इसमें जो पोलिन है, पोलिन क्या कहता है, मतलब पोलिन के अनुसार बोला गया है कि साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। अब इसका मैं कैसे एक आपको ट्रिक बताऊं। पोलिन मैंने जो याद किया है वो शायद आपको ना याद हो, इसलिए आप एक बार, आपको अगर सही लगती है ट्रिक तो आप कुछ बना लीजिए। पोलिन जो है वो उन्होंने ये साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। देखिए ये मैं ट्रिक्स इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए इतनी सारी डेफिनेशन, अब इतने हम लोग मतलब इंटेलिजेंट तो हैं ही आप लोग, वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये है कि इतनी सारी डेफिनेशंस कैसे याद रहेंगे, मिक्सअप होने लगता है ना, इसलिए तभी। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप याद कर लीजिए किसी हिसाब से। अब देखिए राइट स्टोन और जस्टमैन रॉबिन्सन, इन्होंने साक्षात्कार प्रविधि में बहुत सारे पॉइंट्स दिए, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसमें लचीलापन होता है, किसी भी स्पष्टीकरण करने की सुविधा होती है और साक्षात्कार करने वाला उत्तरदाता के उत्तरों से संबंधित अन्य प्रश्न भी कर सकता है और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण पक्ष साक्षात्कार से समय दिखाई पड़ते हैं और परिस्थितियों के अनुसार साक्षात्कार जो होता है इसको लचीला बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम समन्वित परामर्श पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अनिर्देशित, निर्देशित। अब हम समन्वित परामर्श पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इसके प्रचारक और जो प्रवर्तक हैं वो है थॉर्न।
कौन है? थॉर्न। समन्वित परामर्श विधि जो है ये निर्देशीय और निर्देशीय परामर्श का मिश्रण होता है, जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह है ना तो सक्रिय होता है और ना ही अनिर्देशीय परामर्श की तरह निष्क्रिय होता है। वह इन दोनों विधियों के बीच के मार्ग को अपनाता है। आप सभी को पता है, मैंने मिक्सचर बताया है, ये देखो मिक्सचर करके अपनाना चाहिए इसको। फिर लिखा हुआ है जो थॉर्न है, इनके और इनके अनुयायियों का कहना है कि जो परामर्श है इसकी विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे परामर्श प्रयोगकर्ता व्यक्ति के अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो, जिससे वो स्वयं अपनी जो समस्याएं हैं उनको हल कर सके, उनका अपना निर्णय ले सके, समय से अपने को व्यापार और शिक्षा में समायोजित करके स्वयं के साथ समाज का उत्थान कर सके। ये किसने कहा है? ये थॉर्न और उनके जो भी अनुयायी थे उन्होंने कहा है। अब बढ़ते हैं हम इसकी धारणाएं पे। अगर आपको ये धारणा पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, आएगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं निर्देशात्मक परामर्श ये क्या है। इसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप अगर पढ़ना चाह रहे तो पढ़ लीजिए कि परामर्श अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं ज्ञानी होता है। वह अच्छी तरह समस्या का समाधान दे सकता है। निर्देशात्मक परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है। निर्देशीय परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है। जो निर्देशीय परामर्श होता है ये मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिक सफल होता है और निर्देशीय परामर्श का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। ठीक, अब देखिए रोजर्स हैं, इन्होंने अनिर्देशीय परामर्श जो है इसके बारे में 3 विशेषताएं बताई। कौन कौन सी? एक उपबोध केंद्र संबंध, एक भावना और आवेग को महत्व और एक उचित वातावरण। आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं 6 चैप्टर पे। ये है निर्देशन और परामर्श की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें क्या है? इसमें व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि के बारे में बताया गया है। ये क्या है? इस विधि को व्यक्तिक इतिहास विधि भी कहा जा सकता है। यह विधि बच्चों के डेवलपमेंट और उनके जो एटमॉस्फेयर होता है उसके कई पक्षों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। जो व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि है ये एक व्यक्ति के व्यवहार पर क्रमबद्ध वर्णन है जो गहन जानकारी प्रदान करता है। मूलतः यह विधि चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त की जाती थी। अब इससे रिलेटेड क्रो ने क्या कहा? क्रो मतलब जो कौवा होता है, उसने कहा कौवा जो होता है वो मतलब जो बच्चे होते हैं, अगर छात्र या बच्चे जो भी अगर परेशान हो जाते हैं तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है, काँव काँव करने लगता है। ये चीज़ याद रखें। तो व्यक्ति इतिहास में व्यक्ति का विगत इतिहास और वर्तमान स्थिति सम्मिलित होते हैं और इनका प्रयोग प्रायः छात्र की गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, प्रयास तक सीमित होता है। ठीक, अब इसमें क्रो ने कहा, तो क्रो ने छात्र की गंभीर समस्या देखी तो परेशान हो गया। ठीक, उससे देखा नहीं गया। अब देखिए गुडे और हॉट, इनके अनुसार क्या बोला गया? ये सामाजिक तथ्यों के व्यवस्थापन करने की पद्धति है ताकि अध्ययन की सामाजिक विषय वस्तु के व्यक्तिगत गुण सुरक्षित रह सकें। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई को उनके संपूर्ण रूप में ग्रहण कर सके। जो गुड है, गुड और हॉट क्या है? गुड, अब जैसे गुड है अच्छे हैं और हॉट है, तो गुड जो है हॉट जो है ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतना समझ लीजिए। तो गुड जो है, अब ये भाई मतलब सामाजिक बिल्कुल एक सभ्य इंसान है, बहुत गुड मतलब बहुत अच्छे इंसान है, सामाजिक इकाइयों को फॉलो करते हैं, इस हिसाब से याद कर लीजिए अगर याद हो जाता है तो। अब यहाँ पे गुण लिखा हुआ है जो हमारे व्यक्तिगत अध्ययन है इसके गुण। तो व्यक्तिगत अध्ययन जो है ये विधि से किसी भी इकाई का गहन रूप से सूक्ष्मतम तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब इसमें लिखा मानसिक व्याधियों और अपराधियों के अध्ययन में उपयुक्त, वैध परिकल्पनाओं की रचना में उपयोगी और संबंधित इकाइयों के अतीत का सजीव चलचित्र। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ है संचित अभिलेख पत्र का अर्थ। 1 मिनट, इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि संचित अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें छात्र का स्थायी और व्यक्तिगत इतिहास होता है, जो छात्र के व्यक्तित्व का पूर्ण विस्तृत तथा पनपता चित्र दर्शाता है। अब ये चीज़ मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बारे में जान जाएंगे। सिर्फ आप ये पढ़िए, सुनिए ऊपर वाला मत पढ़िए, आप सिर्फ ये पढ़िए कि इन्होंने डेफिनेशन कौन दी। अब देखिए मुरे थॉमस जो है इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने बोला कि संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना है। जो संचित अभिलेख है ये क्या है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो जॉन्स जो आपके जान है ये इसमें क्या है कि संचित अभिलेख पत्र एक छात्र का स्थायी रिकॉर्ड है जो विद्यालय के द्वारा वर्तमान समय तक ठीक रखा जाता है। ये उसकी विद्यालय उपलब्धि, उपस्थिति, परीक्षण अंक और इसी प्रकार की अन्य संबंधित सूचनाओं के साथ
उसका शैक्षिक इतिहास होता है। अब आपको पता है मैंने ये कैसे याद किया है? मैंने ये याद किया है, मेरी एक दोस्त है जो मेरी बहुत अच्छी वाली जान है। वो क्या करती है, उसके जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं कॉलेज के या जो भी, वो बहुत अच्छे से रखती है, ठीक ठाक रखती है। और जब भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसका मतलब परीक्षण अंक बहुत अच्छे, मतलब हमेशा वो टॉपर रही है। तो बस इस हिसाब से याद कर लिए कि जो उसके जो और वो क्लास में भी काफ़ी उपस्थित रहती थी, तो उसका जो रिकॉर्ड था बहुत स्थायी था और बहुत ठीक ठीक रखा होता था, बहुत अच्छे अंक थे। तो बस इस हिसाब से याद कर लीजिए, जो जॉन्स है उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा। एलन एलन आपने एलन वॉकर सुना है? एलन वॉकर जो है वो एक सिंगर है। एलन वॉकर आपने अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो मैं बता रही हूँ, एलन वॉकर एक सिंगर है, इतना याद रखिए। मतलब इसमें नहीं है, ट्रिक बता रही हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है संचित अभिलेख पत्र सूचनाओं का वह अभिलेख है जिसका संबंध छात्र के मूल्यांकन से होता है और जिसे एक कार्ड पर लिखकर एक ही स्थान पर रखा जाता है। एलन वॉकर जो है वो, अब देखिए ये तो आपकी इसमें हो गई, अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। एलन वॉकर जो है वो एक सिंगर है, वो एक शो में गए हैं, वहाँ पे छात्र ने गाना सुनाया। तो उसके बाद इन्होंने छात्र का मूल्यांकन किया और एक कार्ड पर लिख के उनका मूल्यांकन किया। मतलब उन्होंने उनको देखा, उसकी पूरी वो लिखी कि हाँ इसमें कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, ये सारी एक कार्ड पे लिखा एलन वॉकर ने। अब लिखा हुआ है जेन वाटर्स। वाटर्स मतलब पानी, पानी को इकट्ठा किया जाता है ना, बस ऐसे ही। तो जो परीक्षा प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार आदि विधियों के द्वारा प्राप्त सूचनाएं सारांश रूप में संचयी अभिलेख पत्र में इकट्ठी की जाती हैं। अभिलेख पत्र में किसको इकट्ठा किया जाता है? वाटर को। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? जेन वाटर्स ने। अब बोनी और हैम्पलमैन जो है, इनके अनुसार क्या कहा गया कि संचित अभिलेख पत्र एक विद्यार्थी के बारे में सभी प्रकार के आंकड़ों का बना होता है जिसे एकत्रित करना और लिखना विद्यालय पर्याप्त महत्वपूर्ण समझता है और जिसे प्रतिवर्ष सुरक्षित और संगठित ढंग से रखा जाता है। बोनी कपूर के बारे में आपने सुना होगा, श्रीदेवी के हस्बैंड। और जो ये हैम्पलमैन है, हैम्पलमैन इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं बोनी कपूर के। जस्ट अ ट्रिक, ठीक है, मतलब आप रियल में मत ले लीजिएगा। बोनी और हैम्पलमैन बहुत अच्छे दोस्त। तो बोनी कपूर मतलब जब श्रीदेवी जी का निधन हो गया तो उनकी जो भी यादें थी उनको प्रतिवर्ष वो सुरक्षित रखते हैं। मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है, हर एक साल की यादों को पूरा मतलब उन्होंने बिल्कुल संगठित ढंग से रख रखा है। अब उन्होंने फोटो वोटो लगा रखी है, पूरा हर एक चीज़ मतलब इस हिसाब से याद करके, रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आप याद कर लीजिए, बिल्कुल भी ये उसमें मत लीजिएगा, ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया। अब लिखा माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है कि छात्रों के कार्यों का उचित मूल्यांकन विद्यार्थी के परीक्षाओं द्वारा संभव नहीं है। छात्रों के भविष्य के नवीन व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देने के लिए उसके विकास का पूर्ण आलेख रखना चाहिए। अब देखिए ये भी इन्होंने इसके बारे में बताया है, तो आप इसको पूरा पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, वरना आप थोड़ा याद करना चाहते तो थोड़ा याद कर लीजिए। इसमें देखिए परीक्षा लिखा हुआ है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कराता है? परीक्षा कराता है, ऐसे याद कर लीजिए। अब लिखा हुआ है जो संचित अभिलेख होता है, या संचित अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो छात्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपने में समाहित करता है। जैसे कि क्या होता है कि जब आप छात्र, जैसे अगर वहाँ पे आप पढ़ें, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ें, तो एक संचित अभिलेख पत्र वहाँ पे होता है जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, उसमें डाटा रहता है, आप कैसे बच्चे थे, उसमें किस हिसाब से था, मतलब आप कहाँ के थे, कैसा था, हर एक चीज़ उसमें रहती है, ठीक है। तो संचित अभिलेख की व्यवस्थाएं क्या हैं? सूचनाओं की वैधता, विश्वसनीयता है और भी कई सारी इसकी विशेषताएं। अब देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो संचित अभिलेख पत्र है ये छात्र संबंधी समस्त सूचनाओं को स्थायी रूप से सुरक्षित रखता है और अध्यापक को छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने का साधन प्रदान करता है। अब देखिए छात्र से संबंधित बात आई है, तो देखिए क्रो एंड क्रो मतलब बच्चे से बहुत प्यार करता है कौवा, इसलिए इनसे रिलेटेड हम चीज याद कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ। अब इसमें क्या है? इसमें दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो आपसी वार्तालाप, सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो मानेंद्र नाथ बसु हैं, इन्होंने क्या कहा कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। अब इस हिसाब से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो क्या कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। आप रिलेट अगर कर सकते हैं तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये वैसे मुझे मतलब मुझे भी नहीं कुछ इसके लिए ट्रिक मिल रही थी, तो आप इसका नाम याद कर लीजिए।
अब इसमें पीवी यंग लिखे हैं। पीवी यंग ने क्या कहा कि साक्षात, मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने क्या बनाया था, मैं खुद भूल गई हूँ। व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है, ठीक है। अब पीवी यंग ने क्या कहा, पीवी यंग ने बोला कि साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। अब इसमें सिन पाओ यंग ने क्या कहा, सिन पाओ यंग ने कहा, इसमें यंग से रिलेटेड भी मैंने कुछ बनाया था, मैंने इसको दोबारा देखा नहीं है इसलिए दिक्कत हो गई है। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सिन पाओ यंग ने कहा कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने और सामाजिक अंतःक्रिया के वास्तविक जो पर्यवेक्षण होता है इसका अवलोकन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें प्रोफेसर वीएमपी मतलब वीएम पालकर ने क्या कहा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वीएमपी लिख दिया। इसमें इन्होंने कहा कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्थिति है जिसमें, एक मिनट यहाँ पे कटा हुआ है, मैं एक बार नोट से देखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ जी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते रहें, यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य में संबंधित दलों से बहुत कुछ भिन्न उत्तर प्राप्त होने चाहिए। ये किसने कहा, ये वीएमपी ने कहा। आप इतनी बड़ी डेफिनेशन में से पूछी नहीं जाएगी, आपको अगर नहीं याद करना तो मत याद करिए। अब लिखा है प्रोफेसर गुडे और हॉट ने क्या कहा, इन्होंने ये एक लाइन दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। गुडे मतलब अच्छा इंसान, तो ये एक सामाजिक अनुक्रिया मतलब बहुत समाज में बहुत अच्छा इंसान रहता है, तो इसकी एक प्रक्रिया मूल रूप से जो साक्षात्कार है ये सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। अब हेडर और लिंडमैन ने कहा, इन्होंने कहा कि दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य या बीच वार्तालाप अथवा मौखिक प्रत्युत्तर मानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर सकते हैं। जब हेड मतलब हेड का प्रयोग करते हैं तो दो लोगों से अगर या दो से या अधिक लोगों के बीच में बात करते हैं तो क्या होता है, जब कुछ याद होता है तो आप मुंह से बोलते भी हैं, तो मौखिक प्रत्युत्तर मानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो साक्षात्कार है ये एक वार्तालाप होता है, एक सूचना लेने वाला, दूसरा साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। साक्षात्कार के दौरान होने वाले वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, आमने सामने के संबंध और विशिष्ट उद्देश्य, सामग्री संकलन। तो मुझे जो कुछ ठीक लगा मैंने लगा दिया, वरना ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये पढ़ना है कि श्री बेंजामिन डी पॉल, इन्होंने क्या कहा, आप सबसे पहले याद कर लीजिए। बेंजामिन डी पॉल ट्रिक वाला जो है मैं याद करने जा रही हूँ। बेंजामिन डी पॉल ये दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं, इतना याद कर लीजिए। और जब याद करेंगे तो यहाँ पे दृष्टि लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इतनी लंबी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी भी जाएगी तो आप कर लेंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, बिंग टीचर के स्टूडेंट हैं। तो दृष्टि बेंजामिन डी पॉल दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं, इस कोचिंग में पढ़ाते हैं। अब लुंडबर्ग, इनकी इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट आपको पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, ऐसे सरसरी नज़र से देख लीजिए, बट आपके पास वैसे भी इतना सब कुछ है पढ़ने लायक। अगर आपको देखना है एक बार देख लीजिए, कोई ज़रूरी भी नहीं है, पूछा भी जा सकता है। फिर लिखा हुआ है निर्धारण मापनी और रेटिंग स्केल क्या होता है। इसमें निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल का प्रयोग सरलता से व्यक्ति या चरित्र के विभिन्न पहलुओं का मापन करने के लिए करते हैं। किसका मापन करने के लिए। इसमें गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड 1954, गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि वह सभी रेटिंग विधियां जिनमें वर्ग निर्णय होते हैं सैद्धांतिक रूप से मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरी के अंतर आते हैं। किसने कहा, गिलफोर्ड ने। अब कहा है बार, डेविस और जॉनसन बेबी साबुन जानते हैं ना आप, तो आप इसको ट्रिक करके याद भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि किसी परिस्थिति व्यक्ति वस्तु के संबंध में
मत अथवा निर्णय देने की विधि को निर्धारण मापनी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें डेविस, जॉनसन और बार है। अब जॉनसन बेबी साबुन क्या होता है, आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को लगा सकते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, हर एक वस्तु के नहीं लगाया जाता है बट किसी भी वस्तु को लगा दीजिए, किसी की व्यक्ति को भी लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है बेबी जॉनसन साबुन या फिर पाउडर को। ठीक है, आप ऐसे याद कर लिए। अब लिखा हुआ है जॉन डब्ल्यू बेस्ट, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के शील गुणों या वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, ये स्टेटमेंट दिया। किसने, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने। अब देखिए, अब जब बात आई है बेस्ट की, तो जब बेस्ट होगा तो बेस्ट हुआ इंसान जो होता है उसके अंतरशील गुण पाए जाते हैं। अब जब बेस्ट होगा उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे, बहुत अच्छा इंसान होएगा। ठीक है, इस हिसाब से याद कर लीजिए अगर याद हो जाता है तो। अब लिखा हुआ है निर्धारण मापनी प्रायः दो अवधारणाओं पर आधारित है, एक है सातत्य के से, तो दूसरा है उस सातत्य का प्रतिनिधित्व, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इतना कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें आप इतना याद रखिए कि निर्धारण मापनी जो है इसके कितने प्रकार हैं, 5। कितने, 5 निर्धारण मापनी के 5 प्रकार हैं, जैसे कि ग्राफ मापनी है और इस तरह प्रमाणिक मापनी है, कई सारे हैं। अब देखिए, इसमें चित्र तुलना एक आता है, ये एक इसका टाइप है। तो चित्र तुलना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चित्र तुलना जो है इसका विकास किसने किया, तो आप टिक करके आइएगा हार्ट, शोन और मैन ने। हार्ट, शोन और मैन, इन्होंने इसका प्रकाशन किया या फिर इसका विकास किया। अब देखिए, जो संचित अंक है इसकी रेटिंग 2 प्रकार की होती है, एक चिन्हांकन सूची और एक बूझो कौन विधि। तो जो हार्ट, शॉन और मे थे 1922, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बूझो कौन विधि इसका भी विकास किया। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं और एक ही विद्वान ने किया है, ये भी याद रखना है। देखिए, साक्षात्कार प्रविधि के प्रकार यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं। एक चयनात्मक साक्षात्कार है, सोच साक्षात्कार है, निदात्मक साक्षात्कार है, उपचारात्मक साक्षात्कार है और तथ्य संकलन साक्षात्कार है। अब देखिए, रचना के आधार पर 2 साक्षात्कार बताए, एक संचरित और एक असंचरित। आपको सिर्फ टाइप्स और नाम याद करने हैं, इसके अंदर डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर पूछा भी जाएगा तो बस मोस्टली ये पूछ लिया जाएगा कि रचना के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो उनको 2 भागों में बांटा गया, संचरित और असंचरित। अब भूमिका के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो भूमिका के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, एक निर्देशित, एक अनिर्देशित, एक केंद्रित और एक पुनरावृत्त। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें जो ये लिखा हुआ है केंद्रित में, इस जो केंद्र साक्षात्कार है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसका सर्वप्रथम प्रयोग मेर्टन और कैंडल ने किया। किसने कहा, मेर्टन और कैंडल। अब देखिए, कैंडल लिखा है, कैंडल, ठीक है, कैंडल और केंद्रित, ये कुछ समथिंग नहीं लग रहे हैं। केंद्रित मतलब बीच में, कैंडल को हम बीच में लगा दें तो क्या हो जाएगा, बस याद कर लीजिए, ट्रिक बन गई आपकी। अब पुनरावृत्त साक्षात्कार क्या है, इसमें साक्षात्कार की पुनरावृत्ति होती है, सबको पता होगा। लेजर फील्ड, लेजर कट की एक कटिंग होती है, हेयर कट की, अगर बॉयज को नहीं पता तो उनको भी, गर्ल्स एक कटिंग कटवाती हैं, लेजर कटिंग बालों की। ठीक है, अब देखिए, जो वो कटिंग होती है बहुत खर्चीली होती है, उसमें पैसा बहुत लगता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है खर्चीली विधि। तो खर्चीली विधि, जो बाल वाली ये लड़कियां जो लेजर वेजर, मतलब जो हम गर्ल्स जो लेजर कटिंग कटवाते हैं, तो वो बहुत खर्चा होता है उसमें, इस हिसाब से याद करिए। तो इस विधि के गुण के रूप में मौलिकता और सत्यापन को तथा अवगुण के रूप में खर्चीली विधि और उत्तरदाताओं के स्थिर संगठन को बताया गया है। ठीक, तो इन्होंने लेजर फील्ड ने क्या बताया, ये स्टेटमेंट दिया है। और मैंने जो ट्रिक बताई वो क्या बताई कि लेजर कटिंग एक होती है जो गर्ल्स करवाती हैं और वो बहुत खर्चीली होती है, बहुत खर्चा होता है उसमें। अब अनिर्देशित साक्षात्कार क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए कि एक साक्षात्कार अनिर्देशित साक्षात्कार के नाम से विदित है, या साक्षात्कार दिशा रहित होता है। साक्षात्कार के द्वारा उसकी अपनी शोध और योजना के अनुसार नियंत्रण होता है, लेकिन ये उत्तरदाताओं को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक मुक्त, मतलब बंधन रहित वातावरण प्रदान करता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पढ़े, लिखा हुआ है अनिर्देशित साक्षात्कार प्रविधि के लाभ। अब इसमें क्या है, अनिर्देशित साक्षात्कार व्यक्ति केंद्रित होता है जिसका साक्षात्कार लिया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और अनिर्देशित साक्षात्कार व्यक्ति को बंधन मुक्त वातावरण प्रदान करता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। सो ये हो गए आपके कंप्लीट 6 चैप्टर्स, और इसमें आगे आपको कुछ ऐसा खास नहीं बताया जाएगा। इसमें आगे क्या है, इसके फिर से वही आ जाता है, आगे जो मैंने आपको बताया इसमें फिर से वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो संचित अभिलेख लिखा हुआ है बुक में, बार बार मतलब 2 बार लिख दिया गया है संचित अभिलेख के बारे में। ठीक है, और एक आपको डेफिनेशन अगर याद करनी है तो एक जो मैं बोल रही हूँ उसको याद कर लीजिए। लिखा हुआ है कि गुडे और हॉर्ट जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है कि ये समय और धन की दृष्टि से एक खर्चीली प्रणाली है।
ठीक है। ये समय और दृष्टि की धन की दृष्टि से एक खर्चीली प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? जो हमारी व्यक्तिव्रत अध्ययन प्रणाली है, वो प्रणाली एक बहुत खर्चीली प्रणाली है। गुडे और हॉट ने कहा है, बहुत गुड इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो बोलते थे कि आप बाल मत कटवाइए, बहुत खर्चीली प्रणाली है। इस हिसाब से याद कर सकते हैं अगर, तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये उधर निकल गया है तो मैं बताना भूल गई हूँ आपको। और अगर आगे इसमें 6 चैप्टर में 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, और वो भी मैं जब 7 चैप्टर आपको बताऊंगी तो वो भी देखूंगी, कंप्लीट करवा दूंगी अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो, ठीक है। तो अगर डेफिनेशंस आपको अच्छी लगी हों तो फटाफट से आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ स्टूपिड सी ट्रिक्स हैं, बट क्या करें, याद कराना है आप लोगों को, एग्ज़ाम तक याद रखना ही रखना है, क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, आप कैसे ही सारी एक बार में याद कर सकते हैं ना। ओके, तो फिर चलिए, फिर अभी हमारा सारा इसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और बाय बाय, टाटा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो, और लाइक भी करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स मिलती रहती है ना इन पे, इस वजह से। ओके, चलो बाय बाय, टाटा। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।